वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं पार्ट 7 एक स्पेशल टैक्स मास्टर क्लास का, जहां हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कर रहे हैं, यानी सेक्शन वाइज 1 सेक्शन से स्टार्ट हुए थे और 75A पर आए थे। दोबारा रिमाइंड करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आज से 2 साल पहले ऐड हो चुका था। अगर आप अपने बीइंग अ फाइलर आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो 50 लाख की प्रॉपर्टी लाजमन क्रॉस चेक या बैंक ट्रांसफ़र से लें, और कोई और एसेट जैसे गाड़ी या मूवेबल एसेट है 10 लाख से ज़्यादा का हो तो वो भी क्रॉस चेक से लें। ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शंस हैं, ये डील करते हैं एसेट्स की कॉस्ट और सेल प्राइस और वैल्यूएशन से। तो बहुत सारे सवाल वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट लोग पूछते हैं। उन सारे सवालों के जवाब इन सेक्शंस में हैं। हम यहाँ पे तो जो पोर्शन रेड में चेंज हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक फ्लेवर भी दे रहे हैं कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि किस तरह मुख्तलिफ हेड्स ऑफ अकाउंट के नीचे टैक्स कैलकुलेट होता है और फिर उसमें से क्या डिडक्शंस, क्या टैक्स क्रेडिट्स, और फिर वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह के हवाले से एसेट्स और इनकम टैक्स रिटर्न में भी एसेट्स जहाँ जहाँ भी होते हैं तो उनकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन होती है। 76 कहता है कि ये जो सेक्शन बताएगा कि कॉस्ट कैसे डिटरमिन होती है। एक तो जो टोटल कंसिड्रेशन, यानी जो आपको एक्चुअल पैसे मिले, अगर एक्चुअल पैसे नहीं मिले तो जो भी उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू चल रही है, उसके अलावा कोई ख़र्चा ट्रांसपोर्ट का या वैसे उसको लाने का, और कोई ख़र्चा उसको लगाने का, इम्प्रूव करने का, किसी भी एसेट को चाहे घर में लगा रहे हैं, फैक्ट्री में लगा रहे हैं, कहीं भी, तो ये सारे खर्चे अलाउड होंगे। और कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से भी ये सारी बातें हो रही है। तो अगर आपने प्लॉट लिया है और वेल्थ स्टेटमेंट में 1 साल में उसकी प्लॉट की वैल्यू शो की है, तो उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर शो करेंगे तो वो वैल्यू भी आप उसी प्लॉट के नाम से सुपर स्ट्रक्चर के साथ वर्ड ऐड करते हुए आप शो कर सकते हैं। उस प्लॉट की वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं वक्त के साथ साथ, वो तो जस्टिफाई हो जाएगी जो आपके इनफ्लोज और इनकम है, और इस तरह आपके पास एक कंप्लीट आपके प्लॉट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मशीनरी या बिजनेस एसेट की बात हो रही है तो तब भी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो है वो कंसिडरेशन रिसीव्ड को भी एक्सप्लेन कर रहा है। क्या मुराद है कि वो जो पैसे आपको मिलते हैं वो, अगर पैसे नहीं मिलते तो फेयर मार्केट वैल्यू, इन केस अगर कोई एसेट डैमेज हो जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलती है, तो उससे क्या मुराद है, वो पैसे वापस कंसिडर होंगे, या अगर ज़्यादा मिल जाते हैं तो उस पर प्रॉफिट होगा, या किसी कोर्ट में आप केस जीत जाते हैं और आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं या कम पैसे मिलते हैं तो कैसे होंगे। इसी तरह फिर बैंकिंग वगैरह के हवाले से तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वो डील करता है। ऐसे लोग जो आपस में रिलेटिव्स हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके लिए रूल बना है कि अगर वो कोई प्राइस सेट करके फ़र्ज़ी तौर पे आपस में लेन देन करते हैं तो टैक्स वाले उसको कर सकते हैं चेंज। इसी तरह आपको याद होगा ऊपर हमने बात की थी सेक्शन 79 की, जब हम बात कर रहे थे कि गिफ्ट वगैरह रिलेटिव को मिलेगा, तो कहता है कि और वहाँ हमने ये बात की थी कि टैक्स कमिश्नर को, आपके जो एरिया के कमिश्नर को पावर दे दी गई है कि अगर उन्हें पता चले कि टैक्स बचाने के लिए दो लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया था तब तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन अगर रिलेटिव्स के दरमियान, जैसे कि यहाँ लिखा है, गिफ्ट का ट्रांसफ़र होता है, और इस पर हमने वीडियोस भी बनाई हैं गिफ्ट ऑफ टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट वगैरह के नाम से, तो फिर आपको कैपिटल गेन इसलिए नहीं होता कि जो शख्स जिसको गिफ्ट मिल रहा है और मार्केट में उस वक्त जो भी वैल्यू होती है, जैसे 2 लाख रुपए का अगर आपको फ़ोन मिल रहा है तो आपकी कॉस्ट 2 लाख ही होगी, और आप वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी उस गिफ्ट प्रॉपर्टी के आगे, मतलब मोबाइल फ़ोन है या कोई प्रॉपर्टी है, तो ज़ीरो नहीं लिखेंगे। ज़ीरो अगर लिख दिया तो जब आप उसको बेचेंगे तो फिर आपको बहुत सारा कैपिटल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि इस शॉर्ट टाइम में, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 594 पेजेस हैं और पार्ट 7 में इस वक्त हम पेज 146 पे पहुँचे, उसकी वजह भी है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी डिस्कस नहीं होती। जितने भी चैनल्स हैं टैक्स से रिलेटेड, या तो वो टैक्स रिटर्न फिल करने का तरीका बता रहे हैं जिससे टैक्स पेयर को ये नुकसान है कि उसके पीछे जो लॉजिक है उसको नहीं पता, और जब ऑडिट में केस निकलता है तो फिर वो टैक्स पेयर या उसका वही कंसल्टेंट या नया कंसल्टेंट उसको प्रॉपरली जो है ना डिफेंड नहीं कर सकता। तो पूरे टैक्स लॉ को समझना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर आप अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट्स को हेल्प करना चाहते हैं। तो आगे मूव करते हैं जी। यहाँ पे उन्होंने बात की इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट मेंशन्ड इन DEF एंड हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने मज़ीद कुछ क्लैरिफिकेशन दी है कि जब डीलिंग
डिफरेंट लोगों के दरमियान हो तो इस पे सेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। ये जो सेक्शन प्रीवियस 79 है ये बेनिफिशियल चीज़ है, लेकिन अगर इसको मिस यूज़ किया जाए तो। फिर यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन है कि इसमें इंडिविजुअल आता है, कंपनी आती है, गवर्नमेंट आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कंपनी में कंपनी एक्ट का वर्ड यहाँ चेंज हो गया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी टैक्स लॉ में कंपनी डेफिनेशन में आती है। तो लोग कहेंगे ये बड़ी हैरानगी की बात है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इस सेक्शन इस क्लॉज के तहत कंपनी में आते हैं। मुदारबा आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है, फॉरेन एसोसिएशन आती है, लोकल गवर्नमेंट आती है, स्मॉल कंपनी डेफिनेटली कंपनी में आती है। तो इस तरीके से टैक्स लॉ में हर चीज़ डिफाइंड है। फर्म क्या है, यूनिट ट्रस्ट क्या है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बहुत सवाल होते हैं, ये रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और इस साल आप देख सकते हैं अभी रेजिडेंट पर्सन कौन है जो पाकिस्तान में है या फेडरल गवर्नमेंट, रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन है जो पाकिस्तान में 183 डेज रहता है। अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं ये सवाल कि कहाँ लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे सेक्शन में लिखा है जो आप FBR से डाउनलोड करते हैं। रेजिडेंट कंपनी से क्या मुराद है, जिस कंपनी की मैनेजमेंट यहाँ पर है। और 84 ये कुछ मिसप्रिंट हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यहाँ आना चाहिए था। एसोसिएट्स कौन होते हैं आपस में जिनकी डीलिंग पे फिर टैक्स वाले देख सकते हैं। रिलेटिव कौन होता है, इंडिविजुअल की टैक्सेशन कैसे होगी। तो इंडिविजुअल जो होगा वो अपनी टैक्सेबल इनकम पर ईच इंडिविजुअल जो है हर साल अपनी इनकम पर टैक्स देगा, शैल बी डिटरमिन्ड सेपरेटली। यानी जब भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे वो बच्चा है, यहाँ देखें ना इंडिविजुअल का जिक्र हुआ है, कोई एज वगैरह का जिक्र नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी टैक्सेबल इनकम है, बच्चा है 8 साल का, उसको प्रॉफिट मिला है पार्टनरशिप फर्म से या उसके नाम पे पैसे रखे हुए थे वहाँ, जाहिर बात है आईडी कार्ड नहीं होता, लेकिन अब चूंकि स्मार्ट कार्ड्स बन गए हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो वो है टेक्निकली उसी की इनकम और उसी को उस पर टैक्स देना है। डेफिनेटली बड़े जो हैं उसके गार्डियंस या पेरेंट्स मैनेज करेंगे। एक सवाल जो रिसेंटली पूछा गया कि जो शख्स मर जाते हैं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके उस टैक्स ईयर के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स अभी 28 जून 2021 को उनकी डेथ हुई है, तो इसका मतलब है कि टैक्स ईयर 2021 के लिए उनकी टैक्स रिटर्न फाइल होनी है, क्योंकि तकरीबन मतलब वो थे, अगर वो कुछ दिन भी टैक्स ईयर में थे तो उस साल की टैक्स रिटर्न फाइल होनी है। और फिर माई प्रोफाइल में जाके आप उनका डिसीज्ड का स्टेटस दे सकते हैं। तो उनका जितना भी टैक्स बनता है या रिफंड बनता है वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, और गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो नहीं करते तो वो उनसे डिमांड कर सकते हैं। तो डेथ के केस में ये है। फिर कुछ जैसे मैंने आपको कहा ना, ये कुछ रूल्स हैं एवरेजिंग वगैरह के, तो मकसद ये है ऑथर्स को ये फ़ायदा दिया गया है कि उनको 24 मंथ्स तक जितनी भी इनकम उनकी अगर आती है लमसम, तो वो एक साल में टैक्स करने के बजाय उसको मल्टीपल ईयर्स में कर सकते हैं। अगर लोग मुख्तलिफ एसेट्स आपस में इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं ताकि इनकम बच जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 2 रेजिडेंशियल घर हैं और एक मैं वाइफ के नाम पे कर दूं ताकि वहाँ से रेंट आए तो उसको कम टैक्स पे करना पड़े और मुझे भी कम करना पड़े, तो अगर पता चलता है तो टैक्स वाले उससे कंबाइन कर सकते हैं मेरी इनकम में। अगर कोई माइनर चाइल्ड है या 18 साल से कम के बच्चे की बात हो रही और इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो उसके पेरेंट की इनकम में शामिल होगी, क्योंकि अक्सर लोग अपने बच्चों के नाम पे करके इनकम को स्प्लिट करते हैं, इसको बचाने का है। फिर इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एक सवाल पूछा गया था कि जी एक असूल है, और यहाँ ब्लैक में यही लिखा हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी लाइबल टू टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर। इसका मतलब है कि अगर आपने एक AOP बनाई है पार्टनरशिप बिजनेस, तो आपने जो उसके मेंबर्स ने टैक्स नहीं देना, टोटल जो प्रॉफिट आएगा या इनकम या जिस बेसिस पे भी उसकी टैक्सेशन होगी, AOP टैक्स पे करेगा, और टैक्स पे करने के बाद जो है वो मेंबर्स में जो इनकम जाएगी वो मेंबर्स की एग्जेम्प्ट होगी। तो यहाँ पे सवाल उठाया गया कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, नहीं जी, रेड में कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह कंपनी सेपरेटली टैक्स देगी अपने शेयर होल्डर्स से सेपरेट होके, तो कंपनी चूँकि एक लीगल एंटिटी होती है। इसी तरह अगर आप अपना बिजनेस डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो याद रखें आपने नोट भी किया होगा कि टैक्स लॉ में बिजनेस इनकम के लिए बड़े क्लियर रूल्स हैं। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं कि टैक्स रिटर्न बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो अब तो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, स्मॉल रिटेलर, हर एक के लिए टैक्स रिटर्न्स फ़र्क आ गई हैं, सिंपल टैक्स रिटर्न्स आ गई हैं। उसके अलावा बिज़नेस के बड़े क्लियर टैक्स रूल्स हैं,
उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि अगर नहीं कर रहे तो एज ए नॉन फाइलर भी ज़्यादा टैक्स पे करें, फिर सेल्स टैक्स लाइबिलिटी वगैरह भी उन पर काफ़ी इनकर हो रही है, या सर्विस टैक्स लाइबिलिटी भी उन पर इनकर हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें, ये जो मैंने सेक्शंस अभी गो थ्रू किए हैं, ना तो उनमें कोई रेड टेक्स्ट है तो कोई चेंजेस आया। दूसरा ये है कि वो डील कर रहे हैं जब बिज़नेस, ये वाला सेक्शन भी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है, चूँकि अभी ये चीज़ फिर अभी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको सिर्फ इतना समझें कि अगर बिज़नेस चेंज भी होता है एक ओनर से दूसरे ओनर, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के पार्टनर्स चेंज होते हैं, या बिज़नेस डिसकंटिन्यू होता है, तो उन सब के लिए रूल्स हैं। और सक्सेशन टू बिज़नेस का मतलब है कि आप किसी बिज़नेस के मालिक बनते हैं अदर देन डेथ, यानी कि जो प्रीवियस मालिक है वो आप पर बेचता है बिज़नेस, या आपको किसी और वजह से बिज़नेस मिलता है, कोर्ट केस जीतते हैं, तो उसके भी रूल्स हैं, क्योंकि ये सारी टैक्सेबल एक्टिविटीज़ हैं। और टैक्स जो है वो लगता है जब आप टैक्सेबल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि बहुत सारी डिफरेंट टैक्स रिटर्न्स हैं, नॉन रेजिडेंट के लिए सेपरेट है, सैलरीड सेपरेट है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर के लिए सिंपल टैक्स रिटर्न आ गया, स्मॉल ट्रेडर के लिए अलग आ गया। इसी तरह टैक्स लॉ में शुरू से भी और अब भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को सेपरेटली उनकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आप ये सीरीज़ इंजॉय कर रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास, तो मैं चाहूँगा कि आप और लोगों के साथ भी शेयर करें वो सारे पार्ट्स जो उसके लिए रेलेवेंट हैं। और अगर आप टैक्स लॉ के स्टूडेंट हैं, अकाउंटेंसी के, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, लॉ के, तो फिर ये आपके लिए एक गिफ्ट है टैक्स दोस्ती टीम की तरफ से, कि काफ़ी सारों के एक्सपीरियंस, और फिर 3 साल से ये वीडियोस करने का मकसद है कि डे टू डे जो क्वेश्चंस चीज़ें हैं वो सारी हम इसमें डाल रहे हैं। और जो अभी टैक्स फाइलिंग आप करेंगे 2021 की, उसके अलावा से उसके हवाले से भी गाइडेंस है इसमें, और 2022 की जो चेंजेस हैं उसकी बात हुई। अब आपसे पार्ट 8 में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास। थैंक यू वेरी मच।